इस सेक्शन में हम कल्चरल स्कीमेटा की बात करेंगे और स्कीमेटा की डेफिनेशन. Then we will talk about further 7.2, 3 and 4. We will talk about all these aspects which are very much related to the discourse and discourse analysis. स्टूडेंट्स आपको जो है स्कीमेटा और कुछ और दूसरी टर्म्स बिल्कुल नई लग रही होंगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सिंपली, तो आपको बिल्कुल बात ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगी, समझ आ जाएगी. ठीक है. तो कल्चरल स्कीमेटा से पहले भी आई थिंक हम अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाट डज स्कीमेटा मीन, तो ये आपको लिए ज़्यादा इजी होगी और आपको समझ भी आ जाएगा. तो अगर हम बात करें कि व्हाट डज स्कीमेटा मीन, तो उसमें आप ये देखें कि इन साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस अ स्कीमा. अब स्कीमा तो सिंगुलर है और इसका प्लूरलाइज्ड फॉर्म है, क्या है, स्कीमाटा. Schemata or schemas describes an organized pattern of thought or behavior that organizes categories of information and the relationship among them. अब सिंपल वर्ड्स में बात ये है कि वो बैकग्राउंड नॉलेज जो आपके माइंड में होता है, जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारा डिफरेंट जो वैल्यूज के हवाले से एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी जनरेट हो गया है, जिसे आप कहते हैं कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या नॉलेज. अब जब भी आप कोई बात करेंगे या सुनेंगे तो आपके माइंड में वही सब कुछ होता है, इससे पहले कि आप कोई रिएक्शन दें. तो इसका मतलब ये है कि आपके जो कॉग्निटिव स्कीमाटाज हैं, जो आपके ब्रेन में पहले से क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप लोग दूसरों के हवाले से कैसे रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्ट करते हैं, या दूसरों को आप कैसे गेज करते हैं, जांच करते हैं, ये सब कुछ जो होता है ये आपके जो कॉग्निशन में स्टोर होता है. और आपका जो रिस्पॉन्स होता है ना, बेसिकली वो उसी उन्हीं जो एक्सपेक्टेशंस और उसी नॉलेज पे बेस कर रहा होता है. तो ये बेसिकली साइकोलॉजी में इसको बहुत डीपली स्टडी किया गया, और क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में जो है साइको लिंग्विस्टिक्स जो है इसके साथ क्लोजली एसोसिएट है, सो दैट्स वाई आप कह सकते हैं कि इसकी माटा और बहुत सारे फील्ड जो है ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है. तो अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया. हम तो क्विकली जो है डिस्कस करेंगे कि कल्चरल स्कीमेटा होता क्या है. स्कीमेटा बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर कल्चर, यानी किसी खास कल्चर का नॉलेज जो है बेसिकली स्कीमेटा कहलाता है. उसके बाद क्रॉस कल्चरल प्रेगमेटिक्स. क्रॉस कल्चर आपसे प्रेगमेटिक्स का मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्चुअल यूज है या लैंग्वेज इन यूज आप सुनते हैं, तो आप देखते हैं कि डिफरेंट जो कल्चरल जो होते हैं आप उनका क्रॉस कल्चरल जो एक एनालिसिस किया जाता है, तो आपको आइडिया होता है कि बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और आप जो है क्या रिसीव कर रहे हैं. ठीक है. उसके अलावा कॉन्ट्रास्टिव प्रेगमेटिक्स जो है यहाँ पर मेंशन किया है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चरल वेज ऑफ टॉकिंग इज कॉल्ड कंट्रास्टिव प्रैग्मेटिक्स. अब एक लैंग्वेज है, उसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके इस्तेमाल के पीछे आप देखें कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स और बैकग्राउंड्स होंगे. जितने ज़्यादा लोग होंगे उनकी सोच भी डिफरेंट होगी और उनका अपना एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीक़ेकार भी होगा. तो इस तरह की जो स्टडी को, जिसमें आके आप डिफरेंट कल्चरल वेज ऑफ टॉकिंग है उसको गेज करते हैं, मेजर करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, कंट्रास्टिव प्रैग्मेटिक्स. Interlanguage pragmatics, learner pragmatics, pragmatic accent. मीनिंग इज दिस कि आप कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है लैंग्वेज और आपका कम्युनिकेशन है या आपका एक्सेंट जो है वो वेरी कर रहा है. ठीक है. तो उसको भी आप साथ साथ स्टडी कर रहे हैं. मीनिंग ये है कि आप जब डिस्कोर्स कर रहे हैं, स्कीमेटा कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना, उसमें वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है जो कि बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है फॉर द फर्दर स्टडीज. राइट. सो वी आर कंटिन्यूइंग 7.2 इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स, कि हमने यहाँ पर डिस्कोर्स को एलैबोरेट करना है. तो इसको बहुत सिंपली हम बात करेंगे इस पे. इट्स क्वाइट इजी, और जब आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा. So here you noticed that language is used in a certain speech community. जब लैंग्वेज किस कम्युनिटी में बात की जा रही है और क्या कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली उसे आप कहते हैं कि ये क्या है, डिस्कोर्स. Therefore, our interpretation of discourse is often grounded in our worldview and cultural schemata necessary to fill in the gaps and develop meaningful connections which are not explicitly expressed by utterances and
In one way or another, the same pattern is involved in our interpretation of all types of discourses. Consider the following example. She, the doorbell is ringing. He, I am in the bed. She, okay. So though there are no cohesive linkers used within this fragment of discourse, nevertheless it is coherent. अब यहाँ पर वही दो पॉपुलर टर्म्स है जो मैंने आपको बताई थी कि एक है कोहेजन और एक क्या है कोहेरेंस। जो कोहेसिव लिंकर्स होते हैं इनको जब ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस कनेक्ट होता है उसे कोहेजन कहते हैं। और जब जो है कोई आपका जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है थॉट वाइज कनेक्ट होता है उसे कोहेरेंस कहते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगरचे ये जो है ये कोहेसिव तो नहीं, कोहेसिव आपको इतना नहीं लग रहा होगा कि दो तीन डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये है क्योंकि ये मल्टी जो आपकी डिस्कशन है वो क्या है कि वो डिस्कशन जो है वन दैट द सेंटेंसेस आर कमिंग वन आफ्टर द अनदर। तो अब इससे आप कह सकते हैं कि यहाँ कोहेरेंस है जो कि आगे किसी भी डिस्कोर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। Thus, coherence is another factor which is involved in the process of interpreting of the discourse, which enables them to make sense of each other's utterances. So, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्कोर्स सेंसिबल हो और उसका एनालिसिस भी वैसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं या जैसी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है एक चीज फैक्टर बहुत जरूरी है कि आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। Thus, coherence is another factor which is involved in the process of interpretation of a discourse, which enables them to make sense of each other's utterances. Besides the knowledge of how language is used in real social context, our interpretation of the discourse is also governed by cultural schemata and scripts. A schema is a pre-existing knowledge structure in memory, while a script is a pre-existing knowledge structure involving events or event sequence. For the members of same cultural groups, a lot of interpretation of seemingly unconnected talks exchanges rests heavily on shared schemata. अब किसी भी सोसाइटी में अगर आप बात करें तो जो रियल सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब आप किसी भी डिस्कोर्स को इंटरप्रेट करते हैं तो आप बहुत सारी जो हेल्प है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल इंफॉर्मेशन और स्क्रिप्ट से लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अभी अभी आपको स्कीमा के हवाले से डिटेल में बताया है, हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं इसको क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अ स्कीमा इज प्री एग्जिस्टिंग knowledge structure in memory while a script is a pre-existing knowledge। अब यहाँ स्कीमा क्या है, ये क्या है बेसिकली आपकी मेमोरी में जो स्कीमा बनता है उसे आप स्कीमा कहते हैं, जबकि एक स्क्रिप्ट जो होता है वो बेसिकली इवेंट का सीक्वेंस होता है जो आपके माइंड में बनता जाता है। सो फॉर द मेंबर्स ऑफ सेम कल्चरल ग्रुप and a lot of interpretation of seemingly unconnected talk exchanges rest heavily on shared schemata and scripts. However, for members of different cultural groups, unawareness of the same can lead to a great deal of miscommunication. Meaning is this, if you are not aware of multiple phenomena of particular culture, किसी भी कल्चर के कुछ ऐसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी तो फिर आपका कम्युनिकेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन में भी बदल सकता है। देयर आर plentiful chances of this miscommunication. So .3 पर हम बात करेंगे कि डिस्कोर्स और उसके अलावा जो है सोशल रियलिटी की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। इसको क्विकली रैप अप करेंगे कि डिस्कोर्स रिप्रोड्यूसेस सोशल लाइफ एंड रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव सोशल कॉन्शियसनेस। इट मिरर्स द डोमिनेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल cultural assumptions of a society in all of their material and abstract manifestations. So बहुत ही खूबसूरत बात की गई है कि discourse has a constitutive property. In this case, or in this sense, a discourse enables us to grasp abstract ideas and notions like globalization, cultural imperialism, capitalism, and neoclassicism, etc. Thus, discourse provides evidence and gives fruitful insights into social life, societal structures, and social identities of people. Reality is discursively
constructed as people talk about certain things with reference to certain discourses available within. Discourse is used both in singular as well in plural sense. For instance, there might be multiple discourses about an entity, for instance, child labor. यहाँ पर बात की जा रही है कि डिस्कोर्स जो है बेसिकली एज ए सिंगुलर भी यूज़ किया जा सकता है और एज ए प्लूरल फॉर्म भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मैनी टाइम आपकी एक ही टॉपिक के वजह से बहुत सारी टॉक्स चल रही होती हैं, तो दैट्स वाई आप उसको डिस्कोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आप बात करते हैं फॉर इंस्टेंस चाइल्ड लेबर टॉपिक है तो उसमें बहुत सारे लोग बात करते होंगे, तो आप कह सकते हैं कि मल्टीपल डिस्कोर्सेज आर इन प्रोग्रेस। अ सोशल डिस्कोर्स में प्रेजेंट चाइल्ड लेबर एज प्रॉब्लमेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। तो बेसिकली जब आप बात करते हैं कि कैसे जो है ये आप पर आया, तो आप उसमें क्या डिस्कस करते हैं, स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। सो जब हम बात करते हैं कि जो डिस्कोर्स है वो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, तो हम जो है इस बात को एनालाइज कर रहे होते हैं कि जो डिस्कोर्स है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो एक ही टाइप का हो, कि स्पोकन हो या रिटन में हो। इट मे रेफर टू लैंग्वेज यूज इन एनी चैनल एंड मीडियम। An extensive variety of linguistic texts are analyzed in discourse analysis। कहते हैं कि जब हम बात करते हैं ना डिस्कोर्स एनालिसिस की, तो इससे बहुत सारे डिफरेंट जो डिस्कोर्सेज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड साइंस, symbols and images, etc. Similarly, discourse analysis will focus on spoken discourse as well as their prosodic features। जब हम बात करते हैं तो साउंड कैसी है उसकी, फॉर एग्जाम्पल टॉक शोज को आप देखते हैं तो उसकी पिच कैसी है, लाउडर वॉइस कौन सी है, कन्वर्सेशनल जो फैक्ट्स कौन से बताए जा रहे हैं। डिस्कोर्सेज में इंक्लूड कन्वर्सेशंस, पॉलिटिकल स्पीचेस and talk shows and interviews. And this is partly because of the reason that collecting spoken data involves ethical consideration of informed consent, audio video recordings of the conversation, and transcribing data into machine readable form, whereas written data is ready for analysis on the onset. Moreover, we are more trained in analyzing written data as compared to local one. This is partly attributed to the fact that we are trained to do so academically, as in close readings of text of various kinds. However, any talk is hardly analyzed from that perspective. अब बात ये है कि जब हमने कुछ स्पोकन डाटा कलेक्ट करना है या उसके उसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना जिनकी जिनकी आप रिकॉर्डिंग्स लेते हैं उनकी कॉन्सेंट भी लेनी होती है, मर्जी भी पूछनी होती है कि क्या हम आपका आपने जो इंटरव्यू किया हम उसको सिलेक्ट कर लें और क्या हम उसको फर्दर जो है वो ट्रांसक्राइब कर लें, जो होता है जैसे कि आप सिंबल्स के में राइटिंग कर लें या डाटा राइट अप कर लें। तो ये बेसिकली जो है इसकी इसमें कुछ टेक्निक्स भी हैं। मोर ओवर वी आर मोर ट्रेन्ड इन एनालाइजिंग रिटन डाटा एज कम्पेयर टू स्पोकन वन। और इसके साथ ही साथ जो है हम जो है ज़्यादा ट्रेंड है कि रिटन डाटा को एनालाइज करने से करते ज़्यादा है, और स्पोकन जो एनालिसिस है वो हमारा कम है, वीक है। एंड दिस इज पार्टली attributed to the fact that we are trained to do so academically, as in close readings of text of various kinds. However, any talk is hardly analyzed from that perspective। अब बात यह है कि शुरू से हम क्या करते आए हैं कि रिटन डिस्कोर्स पे काम करते आए हैं। रिटन जो मटेरियल हमें मिल गया हम जो है उसको क्लोज रीडिंग करते हैं, उसके हवाले से उसके क्वेश्चन की आंसर करते हैं और उसको फुली जो है ना उसके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पोकन वाला पार्ट जो हमेशा से निग्लेक्ट हुआ है और इसके पर्सपेक्टिव जो है उस तरीके से डेवलप नहीं हुए जिस तरह के होने चाहिए थे। स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स डिफर फॉर मैनी रीजंस। बहुत सारी वजूहत हैं इनकी डिफरेंस की, क्योंकि स्पोकन डिस्कोर्स जो होता है ना उसको तो आप फौरी तौर पे आपको समझना होता है और उसको रिस्पॉन्ड करना होता है, वेयर एज रिटन डिस्कोर्स कैन बी रेफर टू मेनी टाइम्स। लेकिन जब आपके पास राइटिंग में कोई चीज़ है तो आप उसको बार बार जो है सुन सकते हैं, बार बार लिख सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो इन दोनों में खास फर्क है। ठीक है, हम आगे चलते हैं।